आज हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं जो अ, हजारों साल से जमीन के नीचे दफन थी। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जिसके शहर आज के मान लीजिए न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ की तरह ग्रिड पैटर्न पर बने थे। बिल्कुल। जिनके हर घर में अपना बाथरूम था, टॉयलेट था और नालियां तक ढकी हुई थी। और ये सब हो रहा था आज से 4,500 साल पहले। 4,500 साल पहले। और फिर ये सभ्यता ऐसे गायब हुई कि हम लगभग 4,000 साल तक तो भूल ही गए कि वो कभी थी भी। सही बात है। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, या जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता जी। ये कहाँ से युग की सभ्यता थी जो लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। ये वो लोग थे जो सिर्फ पत्थर के औजारों पर निर्भर नहीं थे। अच्छा। बल्कि तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना सीख चुके थे, जो कि एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप थी उस जमाने में। हम यही मानते थे कि भारत का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। हाँ, ज्यादातर यही माना जाता था। लेकिन फिर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और ठीक अगले साल 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई शुरू की। और भारतीय इतिहास की किताब को मानो दोबारा लिखना पड़ गया। बिल्कुल। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जब इन जगहों की सच्चाई सामने आई तो दुनिया हैरान रह गई। क्योंकि ये कोई छोटे मोटे गांव नहीं थे, ये एक विशाल, बहुत ही फैली हुई सभ्यता के सबूत थे। इसका दायरा तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिलाकर भी उनसे बड़ा था। इतना बड़ा? हाँ, आज के नक्शे पर देखें तो ये उत्तर पश्चिम भारत और पूरे पाकिस्तान में फैली थी। पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह। तो चलिए इस सभ्यता के सबसे हैरान करने वाले पहलू पर आते हैं, जिसने मुझे हमेशा चौंकाया है। इनकी शहरी योजना, इनका अर्बन प्लानिंग। ये कोई बेतरतीब बसावट नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बाकायदा नक्शा बनाकर ही शहर बसाए हों। यही तो इनकी सबसे बड़ी पहचान है। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती हुई, जिसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। हाँ, ग्रिड पैटर्न। ये आज हमें बहुत सामान्य लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन उस जमाने में जब ज्यादातर शहर टेढ़ी मेढ़ी गलियों का एक जाल होते थे, ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। सही बात है। शहर भी साफ साफ दो हिस्सों में बटा होता था। एक ऊंचा हिस्सा जिसे गढ़ या सिटाडेल कहते हैं। अच्छा, सिटाडेल। हाँ, जहाँ शायद प्रशासनिक इमारतें होती थीं, और एक निचला शहर जहाँ आम लोग रहते थे। और सिर्फ सड़कें ही नहीं, इनके बनाने का तरीका भी तो कमाल था। मैंने पढ़ा है कि इनकी ईंटों में एक गजब की एक रूपता थी। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, ये उनके समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है। कैसे? सोचिए, हजारों किलोमीटर के दायरे में फैली सभ्यता में लगभग हर जगह मिली ईंटों का अनुपात 1.2.4 का है। एक ही अनुपात। एक ही। मोटाई, चौड़ाई और लंबाई का एक फिक्स्ड रेशियो। इसका मतलब है कि वहां कोई मजबूत केंद्रीय सत्ता या बहुत गहरे सांस्कृतिक और व्यापारिक नियम रहे होंगे जो पूरे क्षेत्र को एक सूत्र में बांधते थे। वाह, ये तो एक तरह से आज के ISO स्टैंडर्ड जैसा था 4,500 साल पहले। बिल्कुल। मतलब ये तो माइंड ब्लोइंग है। और इसी प्लानिंग का एक और हिस्सा है इनका ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, जल निकासी व्यवस्था। आज भी हमारे कई शहरों में जरा सी बारिश से बाढ़ आ जाती है, और वो लोग उस जमाने में ढकी हुई नालियां बना रहे थे। हर घर की नाली सड़क की मुख्य नाली से जुड़ती थी, और ये नालियां पक्की ईंटों से बनी थीं। और पानी सीधा शहर के बाहर। हाँ, और नालियों को साफ करने के लिए बीच बीच में मैनहोल्स भी बने होते थे। एक मिनट, मैनहोल? मतलब उन्हें पता था कि सिस्टम को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। ना रहे थे। हर घर में अपना स्नानघर होना, कभी कभी शौचालय भी। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर एक ऐसी समझ दिखाता है जो दुनिया के बाकी हिस्सों में हजारों साल बाद आई। ये सिर्फ सुविधा नहीं, एक मानसिकता है। सही कहा। वाह। और ये बेहतरीन शहरी नियोजन हमें सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उनके हर बड़े शहर में अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। जी। चलिए जरा इनकी कुछ बड़े शहरों की एक वर्चुअल सैर करते हैं। शुरुआत मोहनजोदड़ो से, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला। मोहनजोदाड़ो शायद इनका सबसे प्रसिद्ध शहर है। यहाँ गढ़ वाले हिस्से में जो मिला है उसे महान स्नानागार या द ग्रेट बाथ कहते हैं। द ग्रेट बाथ। ये एक बड़ा आयताकार तालाब है, पक्की ईंटों से बना हुआ। पानी का रिसाव रोकने के लिए इस पर प्राकृतिक टार का लेप भी किया गया था। तो ये क्या था? एक तरह का पब्लिक स्विमिंग पूल? एक अनुष्ठान के लिए होता होगा, शायद सामूहिक स्नान या जल पूजा के लिए। अच्छा। इसका आकार और इसकी बनावट बताती है कि ये उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। और मोहनजोदाड़ो से अगर हड़प्पा चले तो वहाँ की क्या पहचान है?
हड़प्पा की पहचान है उसके विशाल अन्नागार या ग्रैनरीज से। वहां ईंटों से बने 6-6 की 2 कतारों में बड़े-बड़े चबूतरे मिले हैं। तो ये एक तरह का सरकारी अनाज भंडार था, जैसे आज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम होते हैं। काफी हद तक वैसे ही समझ सकते हैं। ये एक बहुत ही संगठित व्यवस्था की ओर इशारा करता है। हो सकता है ये टैक्स के रूप में इकट्ठा किया गया अनाज हो, या फिर अकाल या बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए एक सुरक्षा भंडार। ये दिखाता है कि उनकी अर्थव्यवस्था भविष्य की योजना पर भी आधारित थी। बिल्कुल। अब गुजरात चलते हैं। लोथल, इसे एक बंदरगाह शहर कहा जाता है। हाँ, लोथल एक पावर हाउस था। इसका मतलब है कि ये लोग समुद्री व्यापार में भी माहिर थे। बहुत ज्यादा। यहाँ खुदाई में एक विशाल ढांचा मिला है जिसे पुरातत्वविद एक डॉकयार्ड मानते हैं, जहां समुद्री जहाज आकर रुकते थे। एक डॉकयार्ड। जी, और यहाँ से मेसोपोटामिया मतलब आज का इराक और फारस की खाड़ी की मोहरें भी मिली हैं। अच्छा। यह इस बात का ठोस सबूत है कि सिंधु घाटी के लोग सिर्फ आपस में ही नहीं बल्कि दुनिया की दूसरी बड़ी सभ्यताओं के साथ भी व्यापार कर रहे थे। वो उस दौर के ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का एक अहम हिस्सा थे। एक मिनट, धोलावीरा तो कच्छ के रण में है। वो तो एक सूखा इलाका है। इतने बड़े शहर को पानी कहाँ से मिलता होगा? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यहीं पर उनकी इंजीनियरिंग का एक और चमत्कार देखने को मिलता है। क्या? धोलावीरा के लोगों ने जल प्रबंधन का एक अद्भुत सिस्टम बनाया था। उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए पत्थर काटकर बड़े-बड़े जलाशय यानी रेजर्वॉयर्स बनाए थे। पत्थर काटकर? हाँ, और पानी को एक जलाशय से दूसरे में ले जाने के लिए नहरों का एक पूरा नेटवर्क था। ये आज के रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक विशाल और प्राचीन रूप है। ये तो सच में अविश्वसनीय है। और राजस्थान के कालीबंगा के बारे में क्या खास है? कालीबंगा में हमें कुछ अलग देखने को मिलता है। यहाँ एक ही कतार में कई अग्नि वेदिकाएं या फायर ऑल्टर्स मिली हैं। अग्नि वेदिकाएं? जी, इनसे अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ शायद यज्ञ या हवन जैसी कोई धार्मिक प्रथा होती होगी। ये हमें उनके धार्मिक विश्वासों की एक और परत दिखाता है। और इन सब में अगर हम भारत की सीमाओं के अंदर बात करें तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत में अब तक खोजा गया सबसे बड़ा स्थल हरियाणा का राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी? हाँ, ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जितना ही बड़ा और महत्वपूर्ण शहर रहा होगा, और वहाँ अभी भी खुदाई चल रही है जिससे हर दिन नई जानकारियां सामने आ रही हैं। तो इन शहरों, इन इमारतों के पीछे जो लोग थे, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे थी? उनका समाज मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था। वे गेहूं, जौ, मटर, तिल और कपास जैसी फसलें उगाते थे। कपास? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि कपास उगाने वाले ये दुनिया के शुरुआती लोगों में से थे। अच्छा। कृषि के साथ साथ व्यापार उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, और व्यापार में ईमानदारी हो इसके लिए उन्होंने एक मानकीकृत बाट माप प्रणाली भी विकसित की थी। बाट माप प्रणाली मतलब पूरे सभ्यता क्षेत्र में एक ही तरह के पत्थर के बाट मिलते हैं। ये उनके व्यापारिक अनुशासन को दिखाता है। और उनकी कला? मैंने मोहनजोदाड़ो से मिली उस छोटी सी कांस्य की मूर्ति के बारे में बहुत सुना है। आप नृत्य करती बालिका या द डांसिंग गर्ल की बात कर रहे हैं? हाँ, वही। वो सिर्फ 4 इंच की मूर्ति है, लेकिन उसमें जो आत्मविश्वास, जो भाव है, वो आज भी कलाकारों को हैरान कर देता है। उसका एक हाथ कमर पर है, दूसरा घुटने पर, और उसके चेहरे पर एक बेफिक्री का भाव है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, ये उस समाज की कलात्मक ऊंचाई का प्रतीक है। और एक पुरोहित राजा की मूर्ति भी तो है, लेकिन क्या हम वाकई में कह सकते हैं कि वो किसी राजा की ही थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। पुरोहित राजा नाम तो आधुनिक पुरातत्वविदों ने दिया है। अच्छा। वो सेलखड़ी पत्थर की एक मूर्ति है जिसमें एक दाढ़ी वाले व्यक्ति ने एक शॉल ओढ़ रखी है जिस पर 3 पत्तियों वाला डिजाइन है। तो वो राजा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह यहाँ हमें राजाओं के बड़े बड़े महल या मकबरे नहीं मिले हैं। इसलिए कई विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी में शायद राजा होते ही नहीं थे। तो फिर समाज कैसे चलता था? शायद व्यापारियों या पुजारियों की एक समिति द्वारा चलाया जाता था। तो वो मूर्ति किसी राजा की है या किसी सम्मानित व्यक्ति की, ये अभी भी बहस का विषय है। ये दिलचस्प है। और उनकी मोहरों का क्या? उन पर बने जानवर, खासकर वो एक सींग वाला बैल। उनकी मोहरें ज्यादातर सेलखड़ी से बनी हैं। उनकी कला और शायद उनके विश्वासों की खिड़की हैं।
इन पर जानवरों की बहुत सुंदर आकृतियां हैं। बैल, हाथी, गैंडा। जी, लेकिन सबसे ज्यादा वो एक सींग वाला जानवर ही दिखता है। हाँ, जिसे यूनिकॉर्न भी कह दिया जाता है। ये शायद उनका कोई पवित्र पशु रहा होगा। और इन मोहरों पर कुछ लिखा भी है, जो उनकी रहस्यमयी लिपि है। उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले धर्म के बारे में। मातृदेवी की पूजा, पशुपति, ये सब क्या था? हाँ, हमें मिट्टी की बनी कई स्त्री मूर्तियां मिली हैं जिन्हें मातृदेवी या उर्वरता की देवी माना जाता है। अच्छा। और एक मोहर पर एक योगी की मुद्रा में बैठे व्यक्ति का चित्र है, जिसके 3 सिर हैं और चारों ओर जानवर है। इसे पशुपति कहा गया है और कई विद्वान इसे भगवान शिव का आरंभिक रूप या प्रोटो शिव मानते हैं। प्रोटो शिव। जी। इसके अलावा वे पेड़ पौधों, खासकर पीपल और जल की भी पूजा करते थे। तो इस पूरी कहानी में जो 2 सबसे बड़ी पहेलियां हैं, उन पर आते हैं। पहली, इनकी लिपि। ऐसा क्या है कि आज तक हम इसे पढ़ नहीं पाए? इनकी लिपि चित्रात्मक थी, यानी इसमें आवाज के लिए अक्षर नहीं, बल्कि चीजों या विचारों के लिए चिन्ह होते थे। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमें जो भी लिखावट मिली है वो बहुत छोटी है। ज्यादातर मोहरों पर बस 4-5 चिन्ह। कोई लंबा लेख, कोई किताब या कोई द्विभाषी लेख नहीं मिला है। द्विभाषी लेख मतलब? जैसे मिस्र की लिपि को पढ़ने में रोजेटा स्टोन ने मदद की, जिस पर एक ही बात 3 भाषाओं में लिखी थी। अच्छा। वैसा कुछ हमें यहाँ नहीं मिला। अच्छा। जब तक कोई लंबी लिखावट या सिंधु घाटी का रोजेटा स्टोन नहीं मिल जाता, ये रहस्य शायद बना रहेगा। और यही हमें दूसरी और सबसे बड़ी पहेली पर ले आता है। इस महान, सुनियोजित, उन्नत सभ्यता का अंत कैसे हुआ? ये लोग कहाँ चले गए? ये इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कोई एक जवाब नहीं है, बल्कि कई थ्योरीज हैं। जैसे? पहले तो वो आक्रमण वाली थ्योरी थी, है ना? हाँ, पहले माना जाता था कि आर्यों ने बाहर से आकर इन पर हमला किया और सभ्यता को नष्ट कर दिया। लेकिन अब इस आक्रमण सिद्धांत के लिए बहुत ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिलते। तो फिर अब सबसे मजबूत थ्योरी क्या है? आज ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि इसका पतन किसी एक घटना से नहीं, बल्कि कई कारणों से धीरे धीरे हुआ। इसमें सबसे बड़ी भूमिका शायद जलवायु परिवर्तन ने निभाई। जलवायु परिवर्तन? उस समय भी? हाँ, मानसून का पैटर्न बदल गया होगा, जिससे सूखा पड़ने लगा और सरस्वती जैसी नदियां सूख गई। ओह। जब नदियां ही नहीं रहीं तो कृषि आधारित ये शहर कैसे बचते? इसके अलावा विनाशकारी बाढ़ के भी सबूत मिले हैं। ये भी हो सकता है कि उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार टूट गया हो, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। बिल्कुल। तो नतीजा ये हुआ कि लोग धीरे धीरे इन बड़े शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की ओर छोटे गांव में बसने के लिए चले गए। सभ्यता खत्म नहीं हुई, बस उसका शहरी रूप बिखर गया। तो अगर इस पूरी चर्चा से कुछ सबसे जरूरी बातें किसी को याद रखनी हो, तो वो क्या होंगी? कुछ चीजें हैं जो इस सभ्यता की पहचान बन गई हैं, जैसे महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में, सही, बंदरगाह या डॉकयार्ड लोथल में, भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी और अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा में। लेकिन इन तथ्यों से ज्यादा जरूरी है ये समझना है कि ये एक ऐसी सभ्यता थी जो व्यवस्था, स्वच्छता और योजना को बहुत महत्व देती थी। ये वाकई में एक ऐसी सभ्यता थी जिसकी हर परत में एक नया रहस्य और सीखने के लिए एक नया सबक छिपा है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी दिन हम सिंधु घाटी की उस रहस्यमयी लिपि को पढ़ पाएं, तो उस समाज के कौन से राज खुलेंगे? क्या हमें उनकी कविताएं, उनके कानून, उनका विज्ञान मिलेगा? क्या उनकी कहानियां मानव इतिहास की हमारी समझ को एक बार फिर से बदल देंगी? बिल्कुल, वैसे ही जैसे 1921 में उनकी खोज ने बदला था। क्या पता उनके पास शहरी नियोजन या जल संरक्षण को लेकर ऐसा कोई ज्ञान हो जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है।